नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए ज्योत्सना जी की एक बहुत ही सुंदर रचना अगरबत्ती वाला लेके आई हूँ, जिसे मैंने सोशल मीडिया पर पढ़ा था। कहानी अच्छी लगी इसलिए मैं अपने शब्दों में से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। वक्त चाहे कितना भी गुजर जाए, कुछ चीज़ें हमारे लिए हमेशा वैसी की वैसी ही रहती है। जैसे कि ये मेरी ब्रांच आज भी इस जगह की खुशबू बिल्कुल वैसी ही है जैसी 6 साल पहले थी। 6 साल पहले इसी बैंक की इसी ब्रांच से मैंने अपने कैरियर की शुरुआत की थी, एक क्लर्क के तौर पर। और कभी सोचा भी नहीं था कि इतने वर्षों के बाद फिर से मुझे पदोन्नति होने पर यहाँ अधिकारी के रूप में भेजा जाएगा। इस जगह को देखकर आज भी वही अपनापन सा लगता है। काफ़ी बदलाव हो चुका है, अब स्टाफ भी पूरा बदल गया है, लेकिन फिर भी एक कुर्सी देखकर वही पुराना वक्त मेरी आंखों के सामने आ रहा था। मेरी पुरानी सीट देखकर मेरे चेहरे की मुस्कान और भी गहरी हो गई। खैर, मैं आगे बढ़कर मैनेजर के कैबिन में गई और अपना परिचय देकर ज्वाइन कर लिया। स्टाफ नया था, इसीलिए सभी मुझसे बड़ी ही गर्मजोशी से मिले। खास तौर पर जब उनको ये पता चला कि मैं भी इसी ब्रांच में पहले काम कर चुकी हूँ, तो उनका रवैया मेरे प्रति और भी मित्रवत हो गया। मैंने सबसे पहले मिलने के बाद अपनी नई सीट संभाली। चूँकि अब मैं यहाँ अधिकारी थी, इसलिए सीट भी मेरी बदल चुकी थी। फ़ोन बज उठा था, अम्मा का था। हाँ अम्मा, पहुँच गई मैं ब्रांच में। हाँ सब ठीक है, आप और बाबू खाना समय पर खा लेना और दवाई लेने में कोई लापरवाही मत करना। रखती हूँ, फिर फ़ोन करूँगी। मैंने फ़ोन काट दिया। काम चालू हो गया और फिर तो वक्त मिलने का सवाल ही कहाँ उठता था। कुछ अकाउंट्स बहुत पुराने थे, जिनके नाम पढ़ते ही मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई। कुछ पुराने कस्टमर पहचान भी गए और थोड़ी बहुत बातचीत हुई। अब और भी अच्छा लगने लगा था। अचानक से सामने पड़े चेक को देखकर मेरी आंखें बड़ी हो गई। एक धुंधली सी छवि मेरी आंखों के सामने तैर गई। सांवला सा रंग, लंबी कदकाठी, भूरी आंखें, बिखरे बाल और वो महक। न जाने मुझे क्या सूझा, मैंने उस चेक को उठाकर सूंघ लिया, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे बहुत निराशा हुई। वो खुशबू थी ही नहीं उस चेक में। इसे कौन देने आया था? मैंने आगे बैठी मैडम से पूछा। ये तो इनके यहाँ काम करने वाले 2-3 लड़के हैं ना, तीनों में से कोई एक दे जाता है, उन्होंने जवाब दिया। हाँ, ट्रांजैक्शन भी तो बड़ा है, शायद कारोबार बढ़ गया होगा उसका, वरना पहले तो छोटा मोटा ट्रांजैक्शन होता था और वो हमेशा खुद ही आता था। मैंने मन ही मन सोचा, अगली बार आए तो मेरे पास भेजना। मैंने इसी उम्मीद से बोला कि शायद वो दिख जाए, लेकिन मैं ऐसा क्यों कर रही थी मैं खुद भी नहीं जानती थी, या शायद खुद उसका जवाब पाना ही नहीं चाहती थी। शाम को घर आते ही अम्मा की फिक्र शुरू हो गई। कैसा रहा दिन, किसी ने कुछ कहा तो नहीं? अरे अम्मा, नया स्टाफ है, मेरे बारे में नहीं जानते हैं, मैंने उन्हें आश्वस्त किया। रात को जैसे ही खाना खाकर लेटी तो आंखें बंद करते ही एक बार फिर से जैसे उसने दिमाग पर कब्जा कर लिया। 6 साल पहले हर दिन वो आया करता था अपना चेक लेकर। उसने कभी मेरे सामने नज़र भी नहीं उठाई, बस चुपचाप चेक देकर चले जाता था। 2 ही जोड़ी कपड़े थे शायद उसके पास, इसीलिए वही 2 जोड़ी कपड़े पहना करता था, जिसका रंग उड़ चुका था और कपड़े भी गलने आ चुके थे, लेकिन फिर भी मैले नहीं थे। लेकिन एक चीज़ जिससे मुझे बहुत चिढ़ होती थी, वो थी उसके पास से आती अगरबत्ती की महक। हाँ, ऐसे तो अगरबत्ती की खुशबू सबको अच्छी लगती है, लेकिन उसके पास से वो महक इतनी ज़्यादा तेज होती थी कि मेरा सर घूमने लगता था। एक दिन उसके जाते ही मैं चिढ़कर सिमरन से बोली, ये अगरबत्ती में नहा कर आता है क्या? मेरे तो सर में दर्द हो जाता है जितनी देर भी ये खड़ा रहता है। घर में ही कारखाना खोल रखा है छोटा सा अगरबत्ती का। माँ नहीं है बेचारे की, पिता का हाथ बटाता है इतनी कम उम्र से ही। छोटे भाई बहन भी हैं। एक सर ने बताया तो मुझे न जाने क्यों उसके प्रति सहानुभूति सी होने लगी। नाम उसका कभी मैंने पूछा ही नहीं, लेकिन जब भी उसके लिए कोई संवाद होता तो मैं उसे अगरबत्ती वाला ही बोलती थी। मैंने कई बार उससे बात करने का सोचा भी, लेकिन पता नहीं क्यों मैं कभी कर ही नहीं पाई। एक दिन स्टाफ छुट्टी पर होने से मैं अपनी नियत सीट पर न होकर दूसरी सीट पर बैठी थी। वो आया तो मेरी निगाह बरबस ही उसकी ओर उठ गई, और मैंने पहली बार देखा उसकी निगाह भी बेचैनी से हर तरफ मुझे ही खोज रही थी। मुझे पता नहीं क्यों उसकी आंखों में वो बेचैनी अच्छी लग रही थी। तभी सिमरन ने उसके हाथ से चेक लेते हुए धीरे से कहा, पीछे बैठी है, स्टाफ छुट्टी पर है ना, इसीलिए दूसरी सीट पर है।
वो तो बेचारा इतना झेप गया कि उसके बाद तो उसकी और भी निगाह उठाने की हिम्मत ही नहीं हुई। बस जाते जाते एक बार उसने चोरी से मुझे देखा और फिर बाहर चला गया। मेरे चेहरे पर भी न जाने क्यों मुस्कान सी आ गई और उसके बाद तो सिमरन का ये नियम सा बन गया कि हर दिन मुझे उसके नाम से छेड़ने लगी। जब कभी मैं छुट्टी पर होती तो अगले दिन सिमरन मुझे उसकी बेचैनी का हाल उसकी नकल करके बताती। नीरज से ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वो उठकर सबके बीच से चला गया। सिमरन, नीरज और मैंने एक साथ ही ब्रांच ज्वाइन किया था, लेकिन मैं कब नीरज के प्यार में गिरफ्तार हो गई मुझे खुद भी पता नहीं चला। रोज ऑफिस के बाद हम साथ में घूमा करते थे, वक्त बिताते थे। देखने में बेहद दिलकश नीरज ऐसा था कि किसी का भी उस पर दिल आ जाए, पर नीरज का दिल मुझ पर आया था। इस बात से मैं इतलाती रहती थी। मेरी भी ये प्रेम की दुनिया बहुत खूबसूरत थी। क्या हो गया नीरज? सिमरन मजाक करती है, तुम्हें पता है ना उसका स्वभाव, मैंने उसका हाथ थामते हुए कहा। डर लगता है दीपशिखा, पहले तो हमारे घर वाले इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं हैं। ऐसे में कहीं तुम मुझे छोड़ कर चली गई तो उसका डर भी जायज़ था। ऐसा कभी नहीं होगा नीरज, भरोसा रखो। मैंने उसका डर दूर करने की कोशिश की। तुम्हारे अम्मा बाबू हरगिज नहीं मानेंगे दीपशिखा, वो मेरी आर्थिक स्थिति को देखते हुए तुम्हारा हाथ कभी मुझे नहीं देंगे। नीरज हताश होकर बोला। मैं मध्यम वर्गीय परिवार में पली बड़ी थी, जबकि नीरज निम्न वर्ग से आता था। उस पर 3 बहनें और उसके माता पिता की जिम्मेदारी भी उस पर थी। मैं आज फिर से बात करती हूँ, मैंने नीरज को आश्वासन दिया। अगले दिन अगरबत्ती वाला फिर से आया तो आज तक कभी न बोलने वाले उस लड़के ने मेरे सामने एक छोटा सा पैकेट आगे कर दिया। उसे देखकर मैंने पूछा, ये क्या है? काढ़ा है, पानी में उबाल कर पी लीजिएगा, आपका बार बार पलटता सर्दी जुकाम इससे चला जाएगा। उसने नीची निगाहें किए मुझसे कहा। मुझे उसकी फिक्र से हैरानी भी थी और कहीं ना कहीं अच्छा भी लग रहा था। सिमरन ने यह देखते ही इशारों में मुझे चिढ़ाना शुरू कर दिया। मैंने तुरंत नीरज की ओर देखा तो वो गुस्से से मुझे देख रहा था। सामने देखा तो वो अगरबत्ती वाला भी मेरी निगाहों की दिशा का पीछा करते हुए नीरज को कुछ पल देखकर वापस निगाहें झुकाए खड़ा हो गया। शायद वो भी हमारे बीच के रिश्ते का अवलोकन कर चुका था। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आगे से मेरे लिए कुछ भी मत लाना, ये सब मुझे पसंद नहीं है, मैंने रुखे स्वर में कहा और वो चुपचाप अपनी पुड़िया अपने साथ लेकर चला गया। मुझे भी उसका उदास चेहरा अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन मैं अपने प्रेम के बीच में किसी को नहीं आने देना चाहती थी। शाम को एक बार फिर मैंने घर पर नीरज की बात छेड़ दी। नतीजा वहीं का वहीं। अम्मा बाबू को नीरज के आर्थिक स्तर से कोई दिक्कत नहीं थी और ना ही उसकी जाति से। उन्हें बस नीरज मेरे लायक ही नहीं लगता था। लेकिन मैंने और नीरज ने उसका दोष अपनी सुविधा अनुसार उसकी आर्थिक स्थिति पर मंड कर संतोष कर लिया। प्रेम की पट्टी कुछ इस तरह आंखों पर चढ़ी थी कि मार खा कर मैंने सामान बांधा और घर छोड़कर निकल गई। अगले दिन नीरज से मैंने आर्य समाज में शादी कर ली और अपनी अलग सपनों की दुनिया बसाने चल दी। लेकिन सपनों का महल तो सपनों का होता है ना, उसे टूटने में ज़्यादा समय नहीं लगता। ट्रांसफ़र लेकर हम नीरज के शहर झांसी आ गए। नीरज की माँ ने मुझे घर के अंदर भी घुसने नहीं दिया। विवश होकर नीरज मुझे लेकर अलग रहने लगा। उसने मुझे समझाया, कुछ समय में सब मान जाएंगे, तुम भी अपनी तरफ से कोशिश करती रहना। नीरज का उदास चेहरा मुझसे देखा नहीं जाता था। नीरज अब मेरा पति था तो उसकी जिम्मेदारियां भी अब मैं बराबर की भागीदार थी। नीरज की माँ तो मुझसे बात नहीं करती, लेकिन बहनें जरूर अच्छे से बात करती थी। कभी कभी उनकी कोचिंग की फीस तो कभी नए स्मार्टफोन की ज़रूरत, मैं सब पूरा करने में लगी रहती थी। नीरज इतनी जल्दी बच्चे के लिए तैयार नहीं था, मैंने भी जोर नहीं दिया। दिन बीत रहे थे और शादी को 1 साल होने को आ गया। एक दिन नीरज घर जल्दी पहुंच गया और मैंने उसे सूचित कर दिया कि काम की अधिकता की वजह से मैं देर से आ पाऊंगी। इस पर नीरज ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी। ये मुझे कुछ अजीब सा लगा। जब मैं घर पहुंची तो अंदर से 2 लोगों की आवाज़ें आ रही थी। मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा खोला तो नीरज के साथ नीरज की माँ भी मौजूद थी और उस पर चिल्लाई जा रही थी। दोनों में से किसी का भी मुझ पर ध्यान नहीं था। साल भर होने को आया है, लेकिन तू उस लड़की को अब तक अपने माथे से उतार नहीं पाया है। आखिर चाहता क्या है तू? गैर बिरादरी की लड़की से ब्याह की खबर अगर रिश्तेदारों में लग गई तो कौन करेगा तेरी बहनों से शादी? उनकी आवाज़ सुनकर मेरा दिमाग सुन पड़ गया।
नीरज ने अब तक हमारी शादी की बात सबसे छुपा कर रखी थी। मैं कोशिश कर रहा हूँ ना माँ, थोड़ा सब्र और रखो। अभी रानी की फीस के 50,000 रुपये पिछले महीने ही उसने भरे हैं। तुम ये सब भी तो देखो, नीरज उन्हें समझा रहा था। और प्रीति, उसका क्या? साल भर होने को आया है, उसको कंगन चुनरी चढ़ाए। उसके माँ बाप भी शादी के लिए दबाव बना रहे हैं, कब तक टालेंगे उसे? उसकी बात सुनकर मन आशंका से भर उठा। थोड़ा और संभाल लो ना माँ, मैं प्रीति से बात कर लूँगा। एक बार यह सब निपट जाएगा तो मैं प्रीति से तुरंत कोर्ट मैरिज कर लूँगा। नीरज के मुंह से ये शब्द सुनकर मैं वहीं लड़खड़ा गई और गिरने से बचने के लिए पास रखी टेबल से टिक गई, लेकिन धक्के से उसके ऊपर रखा पानी का जग नीचे गिर गया। नीरज और उसकी माँ ने चौंक कर मुझे देखा तो दोनों ही चकपका से गए। अरे दीपशिखा, तुम कब आई? आज देर लगने वाली थी ना तुम्हें? उसने तुरंत ही बड़े प्यार से पूछा, लेकिन मैं सदमे के मारे वैसे ही खड़ी रही। माँ बस यहाँ से निकल ही रही थी तो मुझसे मिलने आ गई, नीरज ने सफाई दी। उसकी माँ ने भी हाँ में हाँ मिलाई, लेकिन अब मुझ पर किसी भी चीज़ का कोई असर नहीं हो रहा था। सासू माँ धीरे से वहाँ से निकल गई और नीरज मुझे लगातार समझाने की कोशिश में लग गया। हमारा झगड़ा बढ़ता गया और उसके बाद वो हुआ जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। नीरज ने आखिरकार मुझ पर हाथ उठाकर मुझे चुपचाप घर रुकने की धमकी दे डाली। प्रेम का ये भयानक रूप जो मैंने देखा तो मुझे प्रेम से घृणा हो गई। अगले दिन नीरज के लाख धमकाने के बावजूद मैं उसके ऑफिस के जाते ही घर छोड़कर चली गई। उम्मीद के विरुद्ध अम्मा बाबू ने मुझे बिना किसी शिकायत के प्यार से वापस घर बुला लिया। उस दिन मैं दोनों के गले लगकर खूब रोई। पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट और कोर्ट में तलाक की अर्जी लगाकर मैं वापस झांसी आ गई। इस बार अम्मा बाबू को साथ में लेकर आई थी। तन मन और धन तीनों ही नीरज पर लुटा आई थी, इसीलिए अब नौकरी तो करनी ही थी। सो हिम्मत बांध कर एक बार फिर मैं काम में लग गई। 5 साल बाद जब अम्मा ने वापस लखनऊ जाने की बात मुझसे की तो मैंने प्रमोशन ले लिया और लखनऊ वापस आ गई। लेकिन खुशकिस्मती से मुझे एक बार फिर उसी जगह पोस्टिंग मिली। सोचते सोचते मुझे नींद आ गई। अगले दिन फिर से आंखें न जाने क्यों प्यासे पंछी की तरह उस अगरबत्ती वाले को ढूंढ रही थी, लेकिन फिर से उसके यहाँ काम करने वाले लड़के ही आए। मैं उनसे उस अगरबत्ती वाले के बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन पूछने की हिम्मत ही नहीं कर पाई। एक बार लगी ठोकर खाकर पहले ही प्रेम से कोसों दूर हो चुकी थी, लेकिन न जाने क्यों उस अगरबत्ती वाले की दिल की किसी कोने में यादें बस गई थी, जो मेरे लाख दबाने पर भी ऊपर उठने को व्याकुल थी। कुछ दिनों के बाद मैं बाबू का चेकअप करवाने के लिए हॉस्पिटल लेके गई। बाबू को बिठाकर मैं पर्चा बनवाई रही थी कि तभी मेरी निगाह जैसे एक जगह जम सी गई। वर्षों बाद आज उसे देख रही थी, जिसके लिए इतने दिनों से नेत्र तरस रहे थे। मुंह से अचानक से निकल गया अगरबत्ती वाला, और मुझे पता भी नहीं चला कि मेरे होठों पर कब एक मुस्कान आकर ठहर गई। फिर आसपास देखकर मैं कुछ झेप गई, लेकिन अब निगाह उससे हटने को तैयार ही नहीं थी। कितना बदलाव आ चुका था उसमें। वो रंग उड़े गले से हुए कपड़े अब चमकदार शर्ट और ट्राउजर में बदल गए थे। हाथों में महंगी घड़ी चमक रही थी और बिखरे हुए रहने वाले बालों को सलीके से जमाया हुआ था। हाँ, आंखें अभी भी वैसी ही थी उसकी, वही भूरी गहरी आंखें। ऐसे ही मेरी नज़र उसके बगल में खड़ी महिला पर पड़ी तो मेरे दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई। वो गर्भवती थी और अगरबत्ती वाला संभाल कर उसका हाथ पकड़े हुए आगे बढ़ रहा था। पता नहीं क्यों एक पीड़ा जैसे मैंने खुद के अंदर उस वक्त महसूस की। अचानक से उसकी निगाह भी मेरी ओर गई, लेकिन निगाह मिलती उससे पहले ही मैंने अपनी निगाह उस पर से हटाकर मुंह फेर लिया। जैसे ही मैं पर्चा बनवा कर हटी तो मैंने फिर से नज़र बचाकर इधर उधर देखा, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं दिखा। शायद उसने भी मुझे नहीं देखा। मैंने अब चैन की सांस ली। बाबू का चेकअप होने के बाद जैसे ही मैं बाहर निकली तो मेरे कदम ठिठक से गए। अगरबत्ती वाला वहीं पर खड़ा बेचैनी से हॉस्पिटल के गेट को देख रहा था। मुझे देखकर एक पल के लिए वो भी स्थिर हो गया। मैंने ध्यान हटाकर बाबू को लिया और रिक्शा रोकने लगी। मेरी स्कूटी में बाबू बैठ नहीं पाते थे। तभी वो अगरबत्ती वाला मेरे पास आकर बोला, मैडम आप वापस आ गई। मैं हैरान रह गई। उसने मुझे देखा ही नहीं था, अपितु वो मेरी प्रतीक्षा कर रहा था। आज पहली बार वो मुझसे निगाहें मिलाकर बात कर रहा था। अब मुझे उसे नज़रअंदाज कर पाना संभव नहीं लगा, लिहाजा मैंने भी मुस्कुराकर कहा, जी। तुम जानती हो इन्हें? बाबू ने पूछा।
एक बार की हुई गलती के बाद मैं बाबू की नज़र में खुद का सम्मान गिराना नहीं चाहती थी और न ही नीरज के बाद कोई झूठ बोलना चाहती थी। इसलिए मैंने उन्हें उत्तर दिया, ब्रांच के पुराने कस्टमर हैं बाबू। उसने अभिवादन में हाथ जोड़ दिया। मैं घर छोड़ देता हूँ मैडम, उसने आग्रह किया। नहीं, हम चले जाएंगे। मैं किसी से कोई सहारा नहीं लेना चाहती थी। अनजान रिक्शे में जाएंगी, इससे तो बेहतर है ना मेरे साथ चलिए। आइए बाबूजी। उसने इतने आदर और अपनेपन से कहा कि मुझसे पहले बाबू ही उसका हाथ पकड़कर आगे बढ़ गए। उसके साथ उसकी पत्नी भी होगी, क्या सोचेगी मेरे बारे में। ऐसे न जाने कितने विचार मंथन के साथ मैं भारी मन से उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ रही थी। अंदर बैठी वो मुस्कुरा रही थी। उसकी मुस्कान मुझे चिढ़ा रही थी। बाबू को उसने सहारा देकर पीछे बिठाया और मैं भी बाबू के साथ बैठ गई। ये मेरी बहन है, उसने बाबू से उसका परिचय करवाया। लेकिन न जाने क्यों मुझे ये सुनकर इतनी खुशी हुई जैसे कि मेरा मन यही सुनना चाहता था। लेकिन ये बहन है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि उसके जीवन में कोई नहीं होगी। 6 वर्षों के लंबे समय के बाद तो उसने भी अपना घर परिवार बसा लिया होगा। और मैं क्यों इतना सोच रही हूँ? कभी प्रत्यक्ष रूप से तो उसने कुछ बोला नहीं था। नहीं, ये तो बस मेरे मन की कल्पना मात्र रही थी। वैसे भी जिसने कहा उसने भी कौन सा निभाया। और जो मैं इस अगरबत्ती वाले के बारे में सोच रही हूँ, मैंने खुद को समझाया। वो लड़की बड़ी हंसमुख थी, बड़े प्यार से मिली हमसे। पूरे रास्ते में वो अगरबत्ती वाला और उसकी बहन बाबू से बात करते रहे। बीच बीच में वो सामने शीशे से मुझे भी देख लेता था। उसने हमें घर छोड़ा। बाबू और मैंने उसे अंदर बुलाया, लेकिन उसने फिर कभी बोलकर हमसे आज्ञा ली। बाबू ने जाते जाते उसका फ़ोन नंबर भी ले लिया। न जाने क्यों मेरे दिल और दिमाग में उसे निकाल पाना असंभव सा होता जा रहा था। अगले दिन जैसे ही मैं ब्रांच से लौटी तो घर में अगरबत्ती वाला अम्मा बाबू के साथ बैठा हुआ चाय पीते हुए बातें कर रहा था। सभी के चेहरे पर मुस्कान थी। मुझे देखकर वो खड़ा हो गया। अब तक मेरे प्रति उसका वही आदर और सम्मान देखकर मैं आश्चर्य में थी। मैं बस मुस्कुरा कर सबके बीच बैठ गई। पता चला बाबू ने उसे खुद ही फ़ोन करके बुलवा लिया था। बाबू इतनी जल्दी किसी से खुलते नहीं थे, लेकिन उस अगरबत्ती वाले को आगे रह कर घर बुलवाना, उस पर इतना विश्वास करना मुझे हैरान कर रहा था। नीरज पर तो मेरी लाख जिद के बाद भी उन्होंने कभी विश्वास नहीं किया था। शायद उनकी ज़िंदगी का अनुभव यही था जो मेरे पास नहीं था और इसीलिए मैंने इतनी ठोकर खाई थी। खैर, उसका आना मुझे भी भा रहा था। अब शाम में उसका आना जाना आम सा हो गया था, लेकिन मेरी और उसकी बात बहुत कम ही होती थी। एक दिन बाबू मुझसे बोले, कब तक इस तरह अकेले जीवन काटेगी? अकेली कहाँ हूँ, आप और अम्मा हो ना मेरे साथ, मैंने मुस्कुरा कर कहा। हम कहाँ जीवन भर के साथी हैं, और इस जीवन का क्या भरोसा, आज हैं कल नहीं है। कम से कम हमारे रहते किसी का हाथ थाम ले तो हम भी सुकून से परमात्मा के द्वार जा सकेंगे। उनकी आंखें नम हो आई। ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? अभी तो बहुत जीना है आपको और अम्मा को, मैंने कहा तो वो हंस दिए। वैसे भी इतना कुछ हो गया है कि रिश्तों पर से विश्वास उठ सा गया है मेरा। पल दो पल को मन को कोई भा भी जाए, लेकिन जीवन भर के लिए प्रेम और विश्वास अब मुझसे नहीं होगा बाबू। जानता हूँ कि बहुत कठिन है, लेकिन मिथिलेश अच्छा लड़का है। जितना मैंने उसे जाना और परखा है, बहुत सीधा और सच्चा है और बहुत ही सुलझा हुआ लड़का है। उसे तेरे अतीत से कोई परेशानी भी नहीं है। उन्होंने जैसे ही कहा तो मैं चौंकी। मिथिलेश, ये कौन है? लो, चाय बनाती है उसके लिए आए दिन और नाम तक नहीं जानती। वो ठहाका लगाकर हंस पड़े और मैं झेप कर बोली, अगरबत्ती वाला ही बोलती हूँ उसे। उसकी कंपनी के नाम से अकाउंट है तो उसका नाम भी कभी नहीं पूछा। सोच विचार कर ले, तेरी मर्जी के आगे हम कुछ नहीं करेंगे। वो बोले तो मेरे सामने वही पुराना दर्द आ गया जो नीरज के वक्त मैंने उन्हें दिया था। मैंने सर झुकाकर कहा, आपको जैसा ठीक लगे। मैं उन्हें और कष्ट नहीं देना चाहती थी, लेकिन इस बार पुरानी गलती भी नहीं दोहराना चाहती थी। इसीलिए अगले दिन मैं मिथिलेश से मिली। वो शालीनता से बैठा हुआ था। बाबू ने बताया कि आपने शादी के लिए हाँ कर दी है। सब कुछ जानते हुए भी मैंने ही पहल की। बाबूजी को लगता है कि उन्होंने मुझे ये सब अभी बताया है, लेकिन मैं ये सब पहले से ही जानता था। उसने कहा तो मैं चौंक सी गई। लेकिन कैसे? सिमरन मैडम, उसने कहा तो मैंने सर झुका लिया। वो तब भी बिना बोले समझ जाती थी और बाद में भी बिना बोले ही आपके बारे में सब बता दिया।
आपने शादी क्यों नहीं की अब तक? आखिर मेरे मन में रेंग रहा सवाल मैंने उससे पूछ ही लिया। समय ही नहीं मिला, उसने कहा तो मैं एकटक उसे देखने लगी। उसने गहरी सांस भरी और फिर कहा, बाबूजी के जाने के बाद सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। भाई बहन भी छोटे थे, कारखाने का काम अकेले संभालना पड़ा। आमदनी उतनी नहीं हो पाती थी, इसलिए फिर सोचा कि एक छोटा सा ही सही गारमेंट का बिजनेस भी शुरू कर दूं। धीरे धीरे वो चल पड़ा। भाई और बहन की पढ़ाई, फिर उसके बाद उनकी शादी, इन सब में कभी खुद के लिए सोचने का समय ही नहीं मिला। छोटे भाई ने शादी के समय जिद की थी कि मैं भी शादी कर लूं, लेकिन कोई मन को भाया ही नहीं। शायद मैं भी तैयार नहीं था। और अब तैयार हैं? मैंने पूछा तो वो कुछ पल मेरी आंखों में देखता रहा, लेकिन मैं उसकी आंखों में नहीं देख सकी और नजरें झुका ली। लेकिन उसकी आवाज़ जरूर सुनाई दी। अगर मैं कहूँ कि सपने सच होते हैं तो गलत नहीं होगा। आप मेरे लिए उस सपने की तरह है जिसको शायद मैं देख तो सकता था, लेकिन उसके पूरे होने की कल्पना कभी नहीं कर सकता था। मैं आपके लायक नहीं हूँ मैडम। आप बहुत पढ़ी लिखी हैं, काबिल हैं। आप वो थी जिसे पहली बार देखकर मुझे प्यार का एहसास हुआ था, लेकिन आपके और मेरे बीच का फासला बहुत बड़ा था, जो कभी कम नहीं हो सकता था। जब आपके बाबूजी ने मेरे सामने आपसे विवाह का प्रस्ताव रखा तो मैं खुद पर विश्वास ही नहीं कर पाया कि क्या सचमुच मैं इतना भाग्यशाली हूँ जो आपसे विवाह की बात मेरे सामने आई। उसकी बात सुनकर मेरा रोम रोम खुशी से प्रफुल्लित हो उठा। लेकिन मैंने इससे पूर्व प्रेम विवाह किया था। मैंने अपनी मन की व्यथा उसे कह दी। प्रेम में छल की जगह कहाँ होती है मैडम? और आपके साथ जो हुआ वो तो छल था, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। आपने तो अपना सर्वस्व दिया, पर बदले में प्रेम पाया कहाँ? मेरे मन में आपके लिए बहुत आदर और प्रेम है। अगर आपका उत्तर हाँ होगा तो मैं खुद को भाग्यशाली समझूंगा। उसने मेरे मन का बोझ उतार दिया। मैं कुछ कह नहीं सकी। सच ही तो है, जिसे मैं प्रेम समझती थी वो तो बस छलावा मात्र था, और जिसकी अनदेखी करती रही शायद यही तो प्रेम था। कितना सुकून था इसमें। कुछ बोलिए ना मैडम, उसने मुझे शांत देखकर बेचैनी से कहा। आप मुझे मैडम मत बुलाइए, दीपशिखा नाम है मेरा। मैंने शर्मा कर कहा तो वो बोला, लेकिन आप मुझे अगरबत्ती वाला बुला सकती हैं, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैंने चौंक कर ऊपर देखा तो वो हंस पड़ा और मेरी भी हंसी रुक न सकी। इसके बाद मैंने उस प्रेम की अनुभूति की जिससे मैं अब तक अनभिज्ञ रही। उस अगरबत्ती वाले ने अपनी खुशबू से मेरे जीवन को ऐसे महका दिया जैसे बसंत ऋतु में फूलों और पेड़ों में बोरों से लदी धरती। तो कैसी लगी आपको ये रचना? और इस रचना के लिए मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहूँगी ज्योत्सना वर्मा जी का, जो कि बहुत ही सुंदर रचना लिखी है और दिल को छू लेने वाली रचना है। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और अगर आपको कहानी पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं हम नई रचना के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।